हेलो दोस्तों, आज से हम इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जो हम इतिहास पढ़ाएंगे ये काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो इतिहास ये जैसे बैंक के एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए और एसएससी के एग्जाम हो गए, ये सब मिला के हम इसको ध्यान में रखकर ये इतिहास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द आया कहाँ से, इतिहास शब्द आया कहाँ से और इतिहास का मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में आइए हम जानकारी करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कोई किसी भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे सीरीज एक एक करके हम डालेंगे, आप सारी वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास होता क्या है देखिए, अगर इतिहास की अगर हम नोट्स भी आप बनाते चलिए, इतिहास इस टाइप से हम लिखवाएंगे कि अगर आप इसका नोट्स बनाते चल रहे हैं तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास शब्द आया कहाँ से। इतिहास जो होता है, इतिहास का मतलब ही होता है जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो उसमें जो घटनाएं हुई हैं उसी को क्या कहते हैं, इतिहास की घटनाएं। ठीक है, तो इतिहास क्या होता है, इतिहास इतिहास शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, एक ग्रीक क्रिया है। ठीक है, इतिहास जो होता है एक ग्रीक क्रिया है, मतलब कोई भी क्रिया है जैसे काम है कोई। ठीक है, तो जो एक ग्रीक क्रिया है, एक ग्रीक क्रिया से विकसित हुआ है, मतलब कोई क्रिया है, एक ग्रीक क्रिया है, उसी से एक जो इतिहास शब्द है ये विकसित हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। किसका अर्थ होता है, जानना। ठीक है, तो परिभाषा की अगर इसकी बात करें कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट इतिहास होता है वो उसके अंतर्गत हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं या फिर क्या क्या चीज पढ़ते हैं, ये हम इतिहास में की परिभाषा से जानते हैं। ठीक है, मतलब कि इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उससे अब तक घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। मतलब कि इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उससे अब तक घटित, मतलब जब तक अभी जो समय चल रहा है इसके पीछे जितने भी घटनाएं जो हैं घटित हो चुकी हैं उन्हीं को काल के क्रम के अनुसार, इसलिए कहते हैं काल क्रमानुसार, काल के क्रम के अनुसार हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये होता हमारी इतिहास की परिभाषा। ठीक है, इतिहास की परिभाषा अगर एक बार फिर से रिपीट कर दें तो देखिए क्या होता है, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उससे अब तक घटित घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। मतलब फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि जो इतिहास के अंतर्गत हम किस विषय का अध्ययन करते हैं कि जो हमारा समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसमें घटित जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम उसके काल के क्रम के अनुसार अगर हम उसकी जानकारी लें तब उसको कहते हैं इतिहास। ठीक है, अगर एक वाक्य में हम अगर इतिहास की डिफिनीशन बताएं आपको तो क्या होता है कि अतीत के घटनाओं को, जो अतीत मतलब बीता हुआ, ठीक है, जो अतीत बीत गया हमारा उसके घटनाओं को काल के क्रम के अनुसार अगर हम अध्ययन करें तो उस सब्जेक्ट जो आएगा उसको क्या कहते हैं, इतिहास। ठीक है, तो एक वाक्य की अगर बात करें, एक वाक्य में अगर कोई पूछे एक वाक्य में हमको ये बताओ कि इतिहास क्या होता है, ठीक है, तो अतीत की घटनाओं के काल के क्रम के अनुसार अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब इतिहास की बात किया जाए तो अब इतिहास में काफी सारे इतिहास के जब कोई कंपटीशन में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन है। कभी कभी जनक पूछा जाता है, कभी कभी जन्मदाता पूछा जाता है, कभी कभी पिता भी पूछा जाता है। तब हम क्या करेंगे कि इतिहास के जनक कौन है, ये जानने के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक है, जो जिस ऑप्शन में हेरोडोटस का लिखा रहेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास के जनक या जन्मदाता, अगर पिता बात करें द फादर ऑफ हिस्ट्री अगर बात करें तो उनको क्या कहते हैं, हेरोडोटस। ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करें, जो ये इतिहास है, इतिहास को जो हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो और एसएससी जैसे एग्जाम हो या फिर पीसीएस जैसे एग्जाम हो, तब हम इतिहास को किस हिसाब से पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं,
तो किस तरह से पढ़ा जाए कि हम इजीली उसको समझ सके। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ने के लिए हम इतिहास को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है? नंबर 1 है हमारा भारत का इतिहास। क्या है? नंबर 1 भारत का इतिहास, और नंबर 2 जो हमारा है विश्व का इतिहास। ठीक है, तो भारत का इतिहास जो है हमारा, पहले हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास क्या था। ठीक है, उसके बाद जब भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा, ये तब भारत की बात करें जब एक अखंड भारत था। ठीक है, जैसे इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश थे, ये सब जैसे अफगानिस्तान थे, ये सब जैसे देश थे, सब जब एक थे, हम उस भारत की बात कर रहे हैं, जिसे हम अगर कहें तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जब अखंड भारत था तब का इतिहास हमारा क्या था, वही क्या होता है, भारत का इतिहास। ठीक है, तो दो पार्ट में इतिहास को डिवाइड किए कि पढ़ने में आसानी हो, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। ठीक है, अगर भारत के इतिहास को बात करें को समझने के लिए हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब भारत के इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है प्राचीन इतिहास। क्या? प्राचीन इतिहास, जो हमारा पुराना इतिहास था उसको क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास पहला, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। मतलब जो हमारा काफी पुराना इतिहास था उसको क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास उसको कहते हैं जो हमारे बीच में आता है। ठीक है, मतलब प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच में जो हमारा आता है उसको कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये सब हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। जब इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में डीप, कितने वंश आए थे, कितने काल आए थे, क्या समय था, वहां के कौन से सिक्के चलते थे, या फिर कौन कौन से शासक थे। ठीक है, उन सब के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास पहला है। ठीक है, दूसरा क्या है? मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कब से आता? जब की क्रांति हुई थी तब से हमारा आधुनिक इतिहास आता है। जब गांधी जी थे, ये सब जब क्रांति फैलाए थे, तब वहां से स्टार्ट होता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास हमारा जो है, या प्राचीन इतिहास के अंत के बाद स्टार्ट होता है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्विक रिवीजन फिर से कर दे रहे हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास एक ग्रीक क्रिया से जनरेट किया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। जानना मतलब कि हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी करना। ठीक है, वही होता है जानना। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उससे अब तक घटित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वर्णन होता है। ठीक है, तो अगर बात करें परिभाषा की तो जो हमारा इतिहास बीत गया है, इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास। ठीक है, जो घटनाएं हुई हैं, ये बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि काल क्रम अनुसार, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो काल के क्रम के अनुसार। ठीक है, मतलब जैसे जैसे काल आया है वैसे वैसे हम इसके आगे बढ़ते गए हैं। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें, एक वाक्य में अगर इतिहास की डिफिनेशन दें तब क्या हो जाएगा? अतीत की घटनाओं के काल क्रम के अनुसार। ठीक है, अतीत की घटनाओं के काल क्रम के अनुसार अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक अगर की बात करें तो हेरोडोटस हैं। ठीक है, और इतिहास को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इजीली हमको समझ में आए तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है भारत का इतिहास और एक होता है विश्व का इतिहास। भारत का इतिहास हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विश्व का इतिहास। अगर भारत के इतिहास की बात करें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक हमारा था प्राचीन इतिहास, एक हमारा था मध्यकालीन इतिहास और एक था हमारा वर्तमान इतिहास या आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं कि प्राचीन भारत का हम तीनों पार्ट थे, तीनों टाइप थे, हम उसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जो हमारा प्राचीन भारत था वो कैसा था, तब के लोग, उनका सामाजिक स्तर क्या था। ठीक है, ये सब चीज बताने चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, स्रोत के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भाग हैं। ठीक है, जो हमारे स्रोत हैं, स्रोत क्या होते हैं? जैसे कोई चीज जमीन से खोद कर निकाला जाए, हमें कुछ स्रोत मिल जाए कि पुराने जमाने के पत्थर के धारदार
या फिर नुकीले पत्थर के औजार मिल जाएं, या फिर कोई धातु मिल जाए, सिक्के मिल जाए, इस सब के आधार पर ये सब होते हैं स्रोत हमारे। तो इन्हीं स्रोत के आधार पर हम जो प्राचीन भारत को 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, हमारा पहला है प्रागैतिहासिक, और दूसरा है आदिऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। ठीक है, पहले क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, दूसरे कहते हैं आदिऐतिहासिक काल, और तीसरे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आदिऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। अगर कोई पूछे कि प्राचीन भारत को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो प्राचीन भारत को हम 3 भागों में बांटते हैं। हमारे तीनों भाग कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक क्या है, आदिऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं प्रागैतिहासिक की। ये क्या होता है? जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। लिखित साक्ष्य, हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं वो साक्ष्य हमारे प्राप्त नहीं है। हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे, किस टाइम पे? प्रागैतिहासिक काल के टाइम पे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है आदिऐतिहासिक काल। अब आदिऐतिहासिक काल क्या होता है कि उसमें हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी थे और लिखित साक्ष्य भी थे। लिखित साक्ष्य भी थे और पुरातात्विक साक्ष्य भी थे, लेकिन जो लिखित साक्ष्य थे हम उनको पढ़ नहीं पाए, आज तक पढ़ नहीं पाए उनको, इसीलिए उनको क्या कहते हैं कि इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, आदिऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, पर पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए हम बता दें तो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें काफी सारी लिपि हमको मिली है। कहीं दीवार पे लिखी हुई मिली है, कहीं पेड़ों पे लिखे हुए मिली है। ठीक है, और जो वो लिपि लिखी हुई है आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए, क्या चीज लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो इसी कहते हैं आदिऐतिहासिक काल। ठीक है, आदिऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हैं। मतलब लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त हैं, लेकिन और पढ़ा भी जा सकता है। यहाँ पे क्या था कि पढ़ा नहीं जा सकता और यहाँ पे पढ़ा भी जा सकता है। जैसे हमारा जो वैदिक काल है, वैदिक काल के आगे से जो हमारा काल आता है वो सब हम किसके अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको, उसमें क्या क्या है कि हम इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और आदिऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, और इसमें क्या लिखित साक्ष्य प्राप्त है और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल है ये पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। जिस समय जो मनुष्य थे हम पत्थरों के औजारों का यूज करते थे या पत्थर को अपने दैनिक जीवन में यूज करते थे, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण को हिंदी में पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में गहन अध्ययन सबसे पहले इन्होंने किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये चीज आप लोग याद करने योग्य बात है कि सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी इकट्ठा किए वो किसने की थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, उसके बाद 1820 में, इसमें 1820 में जार्गेनस थॉमसन थे। एक क्या थे? हमारे शोधकर्ता थे जो, जिनका नाम था जार्गेनस थॉमसन। क्या नाम था? जार्गेनस थॉमसन। इन्हें जो जार्गेनस थॉमसन थे इस प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किए। उन काल का क्या क्या नाम है? पाषाण काल, कांस्य काल या फिर कांस्य युग, लौह युग। इसको किस प्रकार से बांटे? ये देखिए, जो जार्गेनस थॉमसन थे ये इस हिसाब से इसको डिवाइड किए कि जिस काल में पत्थरों का यूज होता था उन्हें क्या कहा गया? पाषाण काल। ठीक है, और जिस काल में कांस्य का प्रयोग किया गया उनको क्या कहा गया? कांस्य युग। ठीक है, और जिस काल में लोहा का प्रयोग किया गया औजार बनाने के लिए या कई सारे अन्य प्रयोग के लिए, जिस काल में लोहा का प्रयोग हुआ उसको क्या कहते हैं? लौह युग कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रागैतिहासिक काल को जो सबसे पहले शोधकर्ता थे हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ठीक है, और 1820 में जार्गेनस थॉमसन थे। ठीक है, जो जार्गेनस थॉमसन इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था पाषाण काल जिसे पत्थर का काल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कहते हैं कांस्य युग, और तीसरा कहते हैं लौह युग में बांटा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में
एसएससी सीजीएल में। ठीक है, किस वर्ष आया था याद नहीं है। एक्चुअली बात यह है, जब हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब उसमें ये क्वेश्चन हमको मिला था। तो उसमें क्या कहा गया था, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो हम उनका क्या कहेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 सेकंड में। हम जो हमारा प्राचीन इतिहास था इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्रागैतिहासिक है इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है, और इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं पाया है, पढ़ नहीं जा सका है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य प्राप्त है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, और जैसे इसका एग्जांपल था पाषाण काल, इसका था हड़प्पा। और जो वैदिक काल के आगे के जो भी काल आएंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुसफुट जी ने किया था। ठीक है, जो शोध किए थे। ठीक है, और 1820 में जॉर्गेनस थॉमसन ने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किसको डिवाइड किए थे, प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, जो हमारे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग था। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व के जनक को क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अब देखते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। जिस काल में पत्थर का यूज होता था औजार के रूप में या अन्य विभिन्न कार्यों के लिए पत्थरों का यूज होता था, तब उस काल को क्या कहते थे, पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम एक चार्ट बनाए हैं, ये इसके एक आधार भी है। इसका आधार के हिसाब से हम इसको अलग अलग विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें से पाषाण काल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम सभी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो आधार में हम देखते हैं काल। काल, ठीक है, काल मतलब समय, कि कब से कब तक था ये काल। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल था ये 25 लाख बीसी से, कब से, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक था। क्या, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक हमारा जो काल था वो पूरा पाषाण काल था। उसके बाद 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक जो हमारा था वो था मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल जो था 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक था। ठीक है, ये बात ध्यान देना कि यहाँ भी 10,000 बीसी है, यहाँ भी 10,000 बीसी है। क्यों 10,000 बीसी, क्योंकि देखो कहीं कहीं पे जैसे ये दो इलाका था। ठीक है, किसी भी देश का जो भारत था, ये भारत के 2 इलाके थे जहां पे बहुत तेज से ग्रोथ हो रही थी, उसको कहते थे नव पाषाण काल। ठीक है, और जहां पे कम ग्रोथ हो रही थी उसको क्या कहते थे मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ जो था नव पाषाण काल के लोग ये ज्यादा एक्सपर्ट थे या किसी भी चीज में ये ग्रोथ ज्यादा कर रहे थे। तो ये दोनों काल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आपस में क्या है, संक्रमण काल है। मतलब दोनों एक साथ ही चल रहे थे, दोनों काल एक साथ ही चल रहे थे। बस बात यही थी कि कहीं कहीं के लोग कम जागरूक थे, कहीं कहीं के लोग ज्यादा जागरूक थे। ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल का जो क्या कहते हैं काल है हमारा 10,000 बीसी से 4,000 बीसी और 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं चरण। चरण का मतलब होता है कि कितने चरण होते हैं या कितने टाइप होते हैं अगर पूछा जाए। ठीक है, तो ये जो पूरा पाषाण काल था इसको 3 भाग में बांटा गया, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चरण के में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को हम 3 काल में बांटे, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा में पुराना पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, मतलब पुराना काल था जिसमें पत्थर का यूज होते थे, उसको क्या कहते थे, पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब इसके लक्षण की बात करें, अगर तीनों के लक्षण की बात करें, लक्षण में होता है कि लक्षण, जैसे हमारे लक्षण क्या है, ये हमारे लक्षण मतलब उस समय के जो लोग थे या फिर जो लोग थे वो क्या चीज यूज करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, या फिर उनके क्या लक्षण थे, इन्हीं को क्या कहते हैं, लक्षण।
ठीक है। लक्षण के तो आखेटक, आखेटक मीन्स होता है शिकारी। जो शिकारी का पर्यायवाची होता है, हिंदी में हम लोग भी पढ़ेंगे, शिकारी का जो पर्यायवाची होता है आखेटक होता है। तो जो वहां तक उस समय के लोग थे वो आखेटक थे, मतलब शिकारी थे। ठीक है, शिकारी थे मतलब किसी भी जंगल में जाके बसते थे और वहां के जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें खाने के योग्य बनाते थे। ठीक है, तो आखेटक थे उस समय के लोग। किस समय के लोग? पूरा पाषाण काल के लोग जो थे आखेटक थे। और उसके बाद उसके साथ साथ खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि खाने की खोज में, भोजन की खोज में इधर उधर घूमना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक। जैसे किसी जंगल में जाते थे, जो जानवर थे, पेड़ पौधे थे, ये सब हम खाद्य संग्राहक को कहेंगे कि यहाँ जो लोग थे इधर उधर जंगलों में घूमते थे और भोजन की तलाश करते थे, इसलिए उन्हें क्या 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 कहा जा सकता है कि वो जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल क्या होता है? उस समय के लोग भी क्या थे? आखेटक थे, मतलब उस समय के लोग भी शिकारी थे। मतलब मध्य पाषाण काल के लोग भी शिकारी थे, वो जंगलों में भटका करते थे और जो हमारे जीव जंतु थे उनको खाकर अपने भोजन बनाते थे। ठीक है, और उस समय के लोग भी खाद्य संग्राहक थे, मतलब कि एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे और अपना भोजन बनाते थे। ठीक है, और भोजन कैसे बनाते थे? जानवरों को का शिकार करके। ठीक है, और उस समय की एक बड़ी बात है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। किसकी शुरुआत? पशुपालन की शुरुआत। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जो सबसे पहला पालतू पशु था उसको क्या था? कुत्ता था। हमारा सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। ठीक है, जो सबसे पहला पालतू पशु था हमारा ये कुत्ता था, जो मध्य पाषाण काल में पाला गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या क्या लक्षण थे? ठीक है, तो उस समय के लोग जो थे कृषि पशुपालन दोनों की शुरुआत कर चुके थे। जो नवपाषाण काल था, जिसकी 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक कार्यकाल था, उस समय के लोग जो थे कृषि और पशुपालन दोनों की शुरुआत कर चुके थे और समाज की अस्थायी निवास हो गए। देखिए भाई, जब अगर कहीं पे कृषि का विकास होगा या पशुपालन की शुरुआत होगी तो वहां से जो स्थानांतरण होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा हमारे पास वस्तुएं हो जाएंगे, हमारे पास पशु हो जाएंगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। जैसे हम कहीं जगह पे थे, वहां पे खेती बाड़ी कर लिए तो हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ठीक है, कि पशुपालन और कृषि की शुरुआत हो गई थी, तब इस वजह से समाज की अस्थायी निवास भी हो गए। जो हमारा समाज था उस टाइम का, वो एक जगह पे निवास करने लगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं औजार। उस टाइम के औजार क्या था? तो मूलतः जो हमारे प्राचीन इतिहास के या फिर पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के जो औजार थे वो पत्थर के बने होते थे, लोहे के बने होते थे। ठीक है, तो जो हमारे औजार थे वो क्वार्टजाइट सल्क ब्लेड के थे। क्वार्टजाइट सल्क ब्लेड, ये ध्यान देने, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि औजार किस चीज का था। ये पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट सल्क के ब्लेड, क्वार्टजाइट सल्क ब्लेड के थे। ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल के थे ये माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या क्या होता है? माइक्रोलिथ होता है कि सूक्ष्म पत्थर, मतलब छोटे छोटे पत्थर के बने होते थे, कि पत्थर को घिस घिस कर एकदम नुकीला बना दिया जाता था, जिससे कि जानवरों का शिकार करने में इजिली शिकार हो जाता था। ठीक है, तो माइक्रोलिथ में क्या होता है? सूक्ष्म पत्थर के औजार जो थे सूक्ष्म पत्थर के औजार थे। और नवपाषाण की अगर बात करें, नवपाषाण काल के औजार की बात करें तो क्या होता है? वो स्लेट के बने होते थे। स्लेट के बने होते थे, मतलब ये भी एक प्रकार का पत्थर ही होता है। पत्थर को घिस कर एक स्लेट टाइप का बना जाता था, नुकीलादार। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि औजार क्या था, तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट सल्क ब्लेड था, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ में सूक्ष्म पत्थर के बने होते थे और नवपाषाण काल में स्लेट के बने होते थे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पाषाण काल के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? खोज। कि खोज क्या हुई थी उस समय की, खोज क्या क्या हुई थी। ठीक है, तो खोज जो थी क्या क्या हुई थी? खोज हुई थी उस टाइम पे पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। अगर पूछा जाए कि आग की खोज कब हुई थी, तब हम क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल में खोज हुई थी। कैसे खोज हुई थी? ये कहानियों द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि जो हमारे पूरा पाषाण काल के लोग थे वो आपस में दो पत्थरों को
दो पत्थरों को आपस में लड़ा रहे थे, तभी वहां से चिंगारी निकली। इस वजह से ऐसे बताया जाता है। बाकी हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग याद कर लें कि आग की खोज कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। अच्छा, पूरा पाषाण काल में हम इसका खोज तो कर चुके थे, आग की खोज, लेकिन उसका यूज करना नहीं जानते थे। और उसका यूज करना हम आके सीखे मध्य पाषाण काल में। किसमें सीखे? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की अगर खोज की बात करें तो आग का प्रयोग करना हम सीखे। हम लोग क्या सीखे? आग का प्रयोग करना। कब सीखे? मध्य पाषाण काल में। अब उसके बाद चलते हैं नव पाषाण काल में। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहिए की खोज कब हुई थी। पहिए की खोज, देखिए कृषि, हम ये पढ़ चुके हैं कि कृषि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और जो हमारे अनाज निकले, गेहूं धान या जो भी अनाज होते थे उस टाइम जो निकलते, उनको खेतों से अपने घर के लाने के लिए वो लोग अपना अपना ज्ञान का यूज करके हम वो लोग क्या बनाए? पहिया बनाए, जिस पहिए की सहायता से हम जो सामान थे उनको हम एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण कर सकते थे। ठीक है, तो जो पहिए की खोज हम क्या कब हुई अगर कोई पूछे तो पहिए की खोज हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, और उसके साथ कृषि की भी खोज हुई थी नवपाषाण काल में। अच्छी तरह से जब हम कृषि सीखी उसको कब सीखे? हम नवपाषाण काल में। ठीक है, और साथ साथ में समाज की खोज किए। समाज में आप लोग जानते हैं कि इससे पहले कोई समाज नहीं था, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे भोजन की खोज में। लेकिन जब कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई तब हम एक समाज का भी खोज किए। ठीक है, तो इस पूरे पाषाण काल में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि इसका काल के में होते हैं कि 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक होता है, ये 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक होता है, और ये 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। ये भी 10,000 से स्टार्टिंग है, ये भी 10,000 से स्टार्टिंग है। इसीलिए इसको कहते हैं संक्रमण काल। मतलब दोनों एक साथ ही चल रहे थे। एक जगह में लोगों की कम ग्रोथ थी और दूसरी जगह लोगों में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी थी, तब उसको नवपाषाण कहा गया। जहां कम था उसको मध्यपाषाण काल कहा गया। ठीक है, वहां के लोगों के जो लक्षण थे वो आखेटक थे पूरा पाषाण काल के, और खाद्य संग्राहक थे। इस बारे में हम आपको बता चुके हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक थे। और नवपाषाण काल में कृषि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। समाज के अस्थायी निवास हो गया था। उसके बाद औजार की बात करें तो क्वार्टजाइट, माइक्रोलिथ और स्लेट के बने होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है खोज से आता है, कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आग की खोज कब हुई। तो आग की खोज हम कहेंगे कि ये पूरा पाषाण काल में हुई, और आग का प्रयोग करना हम मध्य पाषाण काल में सीखे, और पहिए की खोज हम नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, और नवपाषाण काल में उसके साथ साथ कृषि की भी शुरुआत हुई। ठीक है, तो हम आज ये पूरा पाषाण काल बता चुके हैं। यहाँ पाषाण काल, इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा हिस्ट्री का या इतिहास का अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए प्लीज। ठीक है, जिससे हम आगे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे वीडियो को लेके आते रहें। अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो हमारे पास प्रॉपर नोट्स भी हमें हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट बॉक्स में करें, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।